ब्यूरोक्रेसी देखिए हिंदुस्तान में मतलब कहा जाता है एशिया की सबसे ख़राब ब्यूरोक्रेसी। आखिर क्यों ऐसी ख़राब ब्यूरोक्रेसी है? हिंदुस्तान के सबसे अच्छे लड़के जो होते हैं पढ़ने में, जो श्रेष्ठ हैं, अच्छी बुद्धि के हैं, उनका चयन होता है यूपीएससी द्वारा। पर सिस्टम इतना दूषित है कि उसमें जाने के बाद वो भी उसी रंग में रंग जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। चारों तरफ चुनाव का माहौल है और 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जोगी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जोगी साहब, लगातार जब आप मुख्यमंत्री बने उसके बाद से कांग्रेस वहां 2 बार हार चुकी है, तो तीसरी बार ये हैट्रिक मानते हैं आप, या तो हैट्रिक आपकी बनेगी या रमन सिंह की बनेगी? ना उनकी बनेगी ना हमारी बनेगी, हमारी सरकार जरूर बनेगी। तो मैं बड़ा साफ करना चाहता हूं कि सरकार बनी केवल बस्तर की वजह से, और बस्तर में इसलिए बनी क्योंकि 11 में से 12 सीटें उन्होंने जीती, और बस्तर में 11 में से 12 सीटें उन्होंने इसलिए जीती क्योंकि बस्तर में चुनाव होता ही नहीं। नक्सलवाद के कारण वहाँ कॉल होता है बॉयकॉट का, कोई वोट देने नहीं जाता, ना हम जा पाते ना वो जा पाते, केवल उनके चुनिंदा अधिकारी चुनाव कराने जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। बस्तर में 75 से 80% पोल होता है और 12 की 12 या 12 में से 11 सीटें वो जीत के 90 सीटों का प्रदेश है, उसमें से 11 सीटें एक जगह जीत जाते हैं तो सरकार बना लेते हैं। फर्क हमारा 3-4 सीट का ही रह जाता है। इस बार चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि हम इस तरह का चुनाव नहीं होने देंगे, निष्पक्ष चुनाव होगा, और निष्पक्ष चुनाव होगा अगर बस्तर में तो हमारी सरकार जरूर बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो कांग्रेस के कैंपेन में इस वक्त लग रही है, कांग्रेस के स्वरूप में लग रही है वहां पर, वो ये है कि लीडरशिप की कमी है। वोटर को ये नहीं पता कि किसके लिए वोट डाले। कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर ये परंपरा रही है, एक आध अपवाद छोड़ दें तो, कि हम चुनाव के पहले किसी का चेहरा प्रस्तुत नहीं करते मुख्यमंत्री के रूप में। किसी भी प्रदेश में चुनाव होने के बाद, एमएलए का मत लेने के बाद पर्यवेक्षक आदरणीय सोनिया जी से बात करते हैं और फिर सोनिया जी बताती हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनना है। जो सुकमा में अटैक हुआ और जिसमें आपके बड़े बड़े नेताओं की मृत्यु हो गई, आपको ऐसा लगता है कि जो टॉप लीडरशिप लगभग उसमें साफ हो गई, सारे बड़े बड़े नेता उसमें मारे गए, उसका आपको नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस ने ऐसे हादसे बहुत से झेले। बापू की हत्या हुई, इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव जी की हत्या हुई, इससे मैं सोचता हूँ बड़े झटके थे। पर कांग्रेस की ये एक खासियत है, विशेषता है कि ऐसे झटकों के बाद कुछ देर तो हम जरूर सहमते हैं, पर उसके बाद दुगनी ताकत से, तिगने उत्साह से ऊपर उठकर आते हैं और हर बार कांग्रेस अपने आप को पुनः स्थापित करती है। ये बिल्कुल सच है कि 32 हमारे कांग्रेस के नेता इसमें मारे गए। इस शहादत के बाद उनकी शहादत को सही श्रद्धांजलि होगी जब हम सब लोग मिलकर वहां पर भाजपा की सरकार को, जिसकी लापरवाही के कारण ये हुआ, अगर वो थोड़ी भी सुरक्षा प्रदान कर देते तो ऐसी घटना नहीं हुई होती। तो ऐसी सरकार को हम उखाड़ फेंकें, ये हमारे शहीदों के प्रति भी सही श्रद्धांजलि होगी। तो ये जो उखाड़ फेंकने की जो मुहिम है, इसका नेता कौन है? ये नेता तो एक ही हैं, सोनिया गांधी जी, और कोई, हम सब उनके सिपाही हैं। बाकी सब लोग संयुक्त रूप से मिलकर इस लड़ाई को उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग पार्टी में भी और पार्टी के बाहर भी, अगर आप छत्तीसगढ़ जाएं तो ये कहते हैं कि अजीत जोगी अपने मन में मुख्यमंत्री बनने का सपना अभी पाले हुए हैं और आप ही दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसी इच्छा है आपकी? देखिए, मैं या किसी और को कांग्रेस में ऐसे मुगालते में कभी नहीं रहना चाहिए। कौन बनेगा, जब मैं बना था तो किसी को आशा थी कि मैं बनूंगा। तो इस बार भी चुनाव के बाद जब हमारा बहुमत आएगा, वो जिसको उपयुक्त समझेंगी उसको भेजेंगी। अभी तो मेरे सामने एक ही लक्ष्य है कि बहुमत, प्रचंड बहुमत आए, सरकार बने, उसके बाद नेतृत्व के ऊपर है, सोनिया जी, राहुल जी, जिसको चाहेंगे उसको सौंप दें। लेकिन जोगी जी, कांग्रेस की जितनी भी अंदरूनी बैठकें हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, चाहे जो इंचार्ज हैं महासचिव उनकी बात हो या पीसीसी अध्यक्ष जो बने उनकी बात हो, अंदर हमेशा आपके उनसे मतभेद रहे हैं।
कार्यकर्ताओं के सामने भी कई बार ऐसा हुआ है जब आपने खुलकर अपने मतभेद और अपने डिफरेंसेस सामने उनके जाहिर किए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनौती आप रमन सिंह को तो दे ही रहे हैं, लेकिन अंदर कांग्रेस के अंदर भी आप एक चैलेंजर के तौर पर उभर रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल गलत प्रचार का नतीजा है कि हम लोगों में अंदरूनी भेदभाव हैं। आपस में जब बैठते हैं 10 लोग बैठेंगे, 5 लोग बैठेंगे, 1000 लोग बैठेंगे, सबका एक मत तो नहीं रहता। अभी जैसे टिकटों की बात चल रही है, मैं एक नाम प्रस्तावित करूंगा, आप दूसरा नाम प्रस्तावित करेंगे, दोनों के मेरिट्स पर चर्चा होगी। इसको मनमुटाव या मनभेद या भेदभाव तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर वहां नारेबाजी होने लगे, चर्चा होती है। और देखिए, नारेबाजी तो लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग बन गया है। जिस भी सभा में आप जाएंगे, सोनिया जी भी जाएंगी, राहुल जी भी जाएंगे, कोई भी बड़े नेता जाएंगे, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, उस उत्साह को वो प्रकट करते हैं। और मेरी व्यक्तिगत ये मान्यता है कि उनके पास तो और कोई तरीका नहीं है अपने आप को अभिव्यक्त करने का। थोड़ी देर उनको अगर नारेबाजी करने दी जाए तो उनका मन शांत हो जाता है, फिर शांति से सुनते हैं। तो इसको मैं कभी बुरा नहीं मानता। लेकिन बीके हरिप्रसाद जब गए तो 2-3 बार ऐसा हुआ जब लोगों के सामने आपकी उनसे झड़पें हुई। नहीं, बिल्कुल 2-3 बार की बात बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये, एक बार की बात सही है। मैं और हरिप्रसाद जी 25 वर्षों से साथ हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। तो फिर लोगों ने इस तरह से प्रचारित करने की कोशिश की कि उनके और मेरे बीच में गहरे मतभेद हैं। हम लोग बड़े अच्छे मित्र थे, हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी रहेंगे। चरणदास महंत जो हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि आपकी और उनकी बनती नहीं है। अगर चरणदास महंत एक तरफ चले गए तो अजीत जोगी दूसरी तरफ जाएंगे और आप दोनों एक साथ कभी पाए नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जितनी मीटिंगें हम लोगों की हुई, अभी राहुल जी बस्तर गए थे, हम लोग एक ही मंच पर बैठे थे, लेकिन मन से थे साथ में, एक ही कतार में थे, मन से साथ थे। राहुल जी के साथ थे, वो भी बोले, मैं भी बोला। एक ही जिले से हम लोग आते हैं, उनसे जितने भी अच्छे संबंध हैं, उससे ज़्यादा अच्छे संबंध मेरे उनके स्वर्गीय पिताजी से थे। लेकिन जो वहाँ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, जो राजनीति को अच्छे से समझते हैं, वो जो आपने कहा वही बात सही है। वो यही कहते हैं कि एक जिले से आते हैं और राजनीति में वो आपसे जूनियर हैं, और पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें आपके बराबर में लाकर खड़ा कर दिया। यही बात आपको अच्छी नहीं लग रही? नहीं, देखिए, एक बराबर लाके खड़ा कर दिया या मुझसे ऊपर भी लाके खड़ा कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मैं कांग्रेस की जो शीर्ष संस्था है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसमें 20 ही लोग होते हैं, मैं उसका सदस्य हूँ। तो मुझे कोई पद नहीं मिला, ये तो मैं शिकायत कर ही नहीं सकता। मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है मेरे लिए कि मेरा व्यक्तिगत संबंध गांधी नेहरू परिवार से जैसा था वैसा बना रहे। जैसा प्रेम मुझे राजीव जी ने दिया, वैसा ही प्रेम सोनिया जी भी देती हैं, और वैसा ही संबंध मैं अब धीरे धीरे कोशिश करके राहुल जी से भी बना रहा हूँ। जी, हम भी यही सुन रहे हैं, कोशिश तो आप बहुत कर रहे हैं। हाँ, यानी राहुल जी और मुझ में एक पीढ़ी का अंतर है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि जब उनके माता पिता दोनों से मेरे बड़े नज़दीकी संबंध रहे, तो शुरू में उनसे मिलने में मैं संकोचाता था या वो भी संकोच करते थे, पर अब पिछले 6-8 महीनों से हम लोग काफ़ी समीप आए हैं, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ा है। और मैं स्वयं उनसे कह रहा था पिछली बार कि अब मुझे ये लगने लगा है कि जैसा आपके माता पिता के साथ मेरे संबंध थे कि मैं किसी भी विषय पर उनसे कुछ भी बोल सकता था, उनसे असहमत होकर भी बोल सकता था, अब वो स्थिति फिर से बन गई है। आपने खुद से उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया और कई जगह आपने कहा कि ये उम्मीदवार बनेगा, ये उम्मीदवार बनेगा, और वो सारे आपके लोग थे। ये पार्टी के लिए सही है या गलत है? ये बिल्कुल असत्य है। मिनी माताजी हमारे छत्तीसगढ़ के दलितों की, या मैं कह सकता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ की सर्वमान्य पूज्य नारी रही हैं। पहली लोकसभा की सदस्य भी थी वो, पर उससे अधिक एक धार्मिक नेता के रूप में थी। तो हर वर्ष एक सप्ताह हम लोग
ये पहला वर्ष नहीं था। 1 सप्ताह विशुद्ध धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम उनकी स्मृति में करते हैं। और हमने वहाँ किसी राजनीति की बात ही नहीं की, न किसी नेता की जिंदाबाद न मुर्दाबाद। जैसा मेरे बोलने की एक शैली है कि जब मैं बोलता हूँ तो अपने भाषण के दौरान 4-5 लोगों के नाम जो सामने बैठे रहते हैं जरूर लेता हूँ किसी न किसी रेफरेंस में। तो मैंने हर सभा में 4-5 लोगों के नाम लिए। एक विधानसभा से 5 कैंडिडेट तो हो नहीं सकते। किसी को मैं कहता हूँ वो फला बैठा है, मेरा छोटा भाई है, वो बैठी है मेरी बेटी की तरह है, ये है मेरी बहन की तरह है, ये मेरे चाचा की तरह है। इस तरह से उन लोगों को मैं पहचान प्रदान करता हूं जो मुझे लगता है कि उस सभा को सफल बनाने में जिन लोगों ने भारी मेहनत की। आपको कभी ऐसा लगा कि वहीं से कुछ गलत कम्युनिकेशन यहाँ केंद्रीय नेतृत्व को हो रहा है और एक गलत फहमी आपके और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में पैदा हुई, या मैं ये कहूँ कि गांधी परिवार और आपके बीच में गलत फहमी पैदा हो गई? पैदा हुई थी। लोगों ने इसको ये प्रचारित करने की कोशिश की कि एक तो मैंने अलग से सभाएं ली जिसमें कांग्रेस का नाम नहीं लिया। बिल्कुल सही बात है। मिनी माता जी का कार्यक्रम था, उसमें कांग्रेस भाजपा किसी का नाम नहीं लिया। ये प्रचारित किया गया कि मैंने कुछ कैंडिडेट्स घोषित कर दिए, जो बिल्कुल गलत बात है। कैंडिडेट घोषित नहीं किए थे, तो हमारा नाम अजीत जोगी ने लिया, इसलिए मैंने उनके नाम लिए। सारे मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित कर दिया गया कि उस इलाके का कैंडिडेट अजीत जोगी ने घोषित कर दिया। ये कह दिया कि ये मेरा भाई है, इसका मतलब यही कैंडिडेट है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रचारित ये किया गया कि मैंने हर जगह एक एक नाम लेके कैंडिडेट घोषित कर दिया। प्रचारित तो ये भी किया जा रहा है कि आपको अजीत जोगी को साथ में रखना अभी कांग्रेस की मजबूरी बन गई है। ना तो उनको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो बाहर अगर निकले तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, और ना उन्हें अंदर रख सकते हैं क्योंकि अगर उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित नहीं किया तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देखिए, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इसके लिए कोई मजबूरी नहीं है। कांग्रेस में कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं होता कि इसको ये निकल जाएगा तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस तो मैं हमेशा मानता हूं कि पवित्र गंगा जी की तरह है। 2-4 बाल्टी पानी बाहर फेंक दोगे तो गंगा जी ही रहेंगी। कांग्रेस में ऐसी स्थिति बने कि अजीत जोगी नहीं रहेंगे तो कांग्रेस नहीं रहेगी, अजीत जोगी रहेंगे तो कांग्रेस रहेगी, ऐसी गलतफहमी मैं नहीं पालता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब हम बात करते हैं उस व्यक्ति की, छत्तीसगढ़ के उस मुख्यमंत्री की जिससे अजीत जोगी का 36 का आंकड़ा है। यानी छत्तीसगढ़ में जो 36 का आंकड़ा चल रहा है वो है अजीत जोगी और मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीच में। प्लानिंग कमीशन के जो फिगर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि रमन सिंह ने अच्छा काम किया है, और ग्रोथ रेट अगर मैं आपको बताऊं तो 11.57% की ग्रोथ रेट है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इससे बड़ा असत्य और कुछ नहीं हो सकता। एक हाइप जो एक दूरस्थ प्रदेश के विषय में प्रस्तुत की जा सकती है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके, वो हाइप का नतीजा है कि लोग इस तरह की बात करते हैं। आपने एक आंकड़ा दिया 11.5% का। मैं कहता हूँ 100 व्यक्ति निकाल दीजिए, हमारी 2.5 करोड़ की आबादी है, 100 व्यक्ति निकाल दीजिए जिसमें जिंदल हो, जिसमें कैलाश हो, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ऐसे 100 नाम निकाल दीजिए। उसके बाद आप जीडीपी देखेगी तो माइनस में चली जाएगी। ये लोग 100 करोड़ से आज 15,000 करोड़ के बन गए। ये लोग 5 करोड़ से आज 5,000 करोड़ के बन गए। एक ऐसा प्रदेश है जहां गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या इन 10 वर्षों में दुगनी हो गई। रमन सिंह जी के बहुत अच्छे तथाकथित प्रशासन का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है सुधीर जी, कि जो नक्सलवाद हमारे ज़माने में, मेरे ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में हमारी सीमाओं तक, आंध्र की सीमा, उड़ीसा की सीमा, महाराष्ट्र की सीमा, उससे आगे नहीं बढ़ पाया था, आज उस नक्सलवाद ने 2/3 छत्तीसगढ़ को निगल लिया है। नक्सली कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े होना पड़ता है, नक्सली कहते हैं बैठो तो बैठना पड़ता है। जिसने प्रदेश की ऐसी लूट मचाई,
मैं किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहता, सारे जितना हमारा खनिज है, हमारे पास लोहा है, कोयला है, सोना है, हीरा है, हमारे पास बॉक्साइट है, हमारा सारा खनिज इन लोगों को ऐसा दे दिया गया माटी के मोल। हमारी सारी, यहाँ कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा देश में जिसने अपने तालाब बेच दिए हों उद्योगपतियों को, जिसने अपनी नदियां बेच दी हों। महानदी का 5-5 बांध बनाए इन्होंने, उस 5 बांध में से एक बूंद पानी सिंचाई के लिए नहीं है, एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं है। पूरा 100% पानी उन 5 बड़े बांधों में जो इन्होंने बनाए हैं, वो केवल ये पावर प्लांट्स को या लोहे के प्लांट्स को या और किसी उद्योग को, इस तरह से प्रदेश को जो व्यक्ति बर्बाद कर रहा है, उसकी ऐसी तस्वीर रखना चाहते हैं आप लोग। देखिए, एक उदाहरण देता हूं, संचेती जी उनकी पार्टी के एमपी हैं, उनको भटगांव कोल ब्लॉक 2 आवंटित किया गया। इस तरह जो भ्रष्टाचार हुआ है, सीएजी की तमाम रिपोर्ट पढ़िए आप। और अगर मैं कहूं तो कि कुछ अच्छा काम भी किया होगा रमन सिंह ने, कुछ अच्छा किया इस दौरान या एक भी अच्छा काम नहीं किया? मेरे ख्याल से तो एक भी अच्छा नहीं किया। और ये जो पीडीएस का डिंडोरा पीटते थे, एक ही अच्छा काम दुनिया में बोलते हैं कि हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक कर दी। मैं कहता हूं, मैं नाम लेके गांव बताता हूं, गादी रास चलिए मेरे साथ, अगर वहां एक दाना भी चावल का पड़ा होगा तो कंप्यूटर में दिखा रहे हैं कि वहां 500 क्विंटल चावल पहुंच गए, पर एक दाना भी नहीं पहुंचेगा। बीच में ब्लैक मार्केटियर्स को दे देते हैं, ले जाते हैं। वो इस तरह का प्रशासन चल रहा है। जोगी जी, अगर एंटी इनकम्बेंसी वेव की हम बात करें, आपको ऐसा लगता है कि रमन सिंह के खिलाफ भी इस तरह की कोई लहर है जब लोग बदलाव चाहते हैं, और वो इसलिए हो ये इनकम्बेंसी की वजह से? इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, पर जो नॉन गवर्नेंस हुई है, जो करप्शन हुआ है, जो लूट हुई है, जो नक्सलवाद हुआ है, जो, और सबसे बड़ी बात, सबको ये मालूम है कि पूरे प्रदेश को चलाने वाले केवल 4 अफसर हैं, मंत्रियों की नहीं चलती। फैसला, अंतिम फैसला मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि अधिकारियों के नाम नहीं लेने चाहिए। 4 अधिकारी जो उनको घेर के रहते हैं, जितने फैसले करने वो ही करेंगे, उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो ये जो अधिकारीशाही है, नौकरशाही है, और नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी पैसा दिए बिना काम नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को देने से भी काम नहीं चलता। वो कहते हैं यहाँ घूस एनओसी है, कि अगर मुझे पैसा दे दिया तो मेरी तरफ से एनओसी है, भाई अपना काम करा ले तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपने तो स्टेट में भी काम किया है और केंद्र में भी आपने काम किया है, केंद्र की राजनीति भी आपने देखी है, आप खुद कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं। जो करप्शन की हम बात कर रहे हैं या हम इनकम्बेंसी फैक्टर की बात कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम पूरे राष्ट्र की राजनीति पर आपसे चर्चा करें, यही चीजें यूपीए सरकार के खिलाफ भी जा सकती हैं? जैसे करप्शन है, इतने सारे स्कैम्स हुए, 2G स्कैम हुआ, कोलगेट हुआ, उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ, सीएजी की रिपोर्ट्स अलग अलग आई हैं, और अब वैसे भी 10 साल हो चुके हैं, तो इनकम्बेंसी फैक्टर भी आता है। तो अगर आप देश की राजनीति को अगर आप स्टडी करें, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी खुद की जो दिल्ली में जो सरकार है, वो भी बैकफुट पर आती है अगले 2014 के लिए? बहुत बड़ा अंतर है सुधीर जी। बड़ा अंतर यह है कि छत्तीसगढ़ में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो एक व्यक्ति भी पनिश नहीं हुआ है, एक पटवारी या ग्राम सेवक या तहसीलदार भी पनिश नहीं हुआ। मैं अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, उसके घर पे रेड की गई तो 400 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। उस अधिकारी को रीइंस्टेट करके पदोन्नत कर दिया गया, पनिश नहीं किया गया कि तेरे यहाँ 400 करोड़ रुपया मिला है इसलिए तू बहुत शाबाशी का पात्र है, तेरे को मैं प्रमोट करता हूँ। तो जबकि दिल्ली में ऐसी सरकार है जिसने अपने मंत्री को जेल भेजा, जिसने अपने सांसद को जेल भेजा, जिसने अपने मुख्यमंत्री को हटाया, जहां आरोप लगा वहां कार्रवाई की गई। मैं नहीं कहता भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, ये भ्रष्टाचार एक ग्लोबल बीमारी है, हर जगह होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम। इसको नियंत्रित किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी मान्यता है। और दाल में नमक के बराबर अगर भ्रष्टाचार होता रहे तो लोग उसको बुरा भी नहीं मानते। तो जब वो एक सीमा पार कर जाता है तभी लोगों को चुभता है, और जब विशेषकर कटिंग एज लेवल पर,
लोगों के एकदम जमीनी स्तर पर जो भ्रष्टाचार होता है वो लोगों को बहुत चलता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, केंद्र के स्तर पर आप एक भी ऐसा केस नहीं बता सकते और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बड़े से बड़े व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ऐसा केंद्र का दृष्टिकोण है। जबकि राज्य में यह है कि अगर आपके घर 400 करोड़ मिलता है तो आपको प्रमोशन मिलेगा। जोगी जी, मेन जो मुद्दे रहते हैं भारत की राजनीति के और खासतौर पर छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, वो रहते हैं बिजली, सड़क, पानी। बिजली, सड़क, पानी के इंडेक्स पे आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ कहाँ ठहरता है? और आप जाहिर है यही कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। आपके पास क्या सोल्यूशन है? आपका क्या फॉर्मूला है? देखिए, सड़कें वही हैं जो 10 साल पहले हमने बनाई थी। उसके बाद तो ये सड़क बनाते हैं और पहला पानी गिरता है और उखड़ जाती है। और एक ही सड़क को 3-3, 4-4 मद से बना दिया। केंद्रीय मद से अलग, प्रधानमंत्री सड़क के नाम से, पीडब्ल्यूडी के मद से अलग, मनरेगा के मद से अलग। उसी सड़क पर उसी 4 किलोमीटर पे 3 बार राशि दे दी और सड़क की हालत बद से बदतर हो रही है। 3 फैक्टर्स मैं आपसे भी पूछता हूं, अगर आपकी सरकार आती है तो आप कौन सी 3 चीज करेंगे? देखिए, मेरी दृष्टि से हम लोग सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं। अभी अमृत सेन जी की किताब आई, रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसमें छत्तीसगढ़ को पिछड़ेपन में सबसे नीचे आंका गया है, पहले, दूसरे, तीसरे में विशेषकर। और ख़ास तौर से जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, 3 जो सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और जिसे हम कम्युनिटी पर्पजेस की हेल्थ इत्यादि, ड्रिंकिंग वाटर इत्यादि कह सकते हैं। इन 3 क्षेत्रों में हम लोग देश के सबसे निचले पायदान पर हैं। अब मैं सोचता हूं कि समय आ गया है कि अब इन उद्योगों को, मैं नहीं कहता कि इनकी मदद ना की जाए, इनको कंसेशन ना दिया जाए, इनको खदान ना दी जाए, पर अब अधिक ध्यान हमको अपने सोशल इंडिकेटर्स को बढ़ा। आज भी आपको जानकर ताजुब होगा कि छत्तीसगढ़ के बहुत से ऐसे ब्लॉक हैं जहां महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 2%, 3%, 5% है। महिलाओं की सुरक्षा पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बना है, चाहे दिल्ली हो या राजधानी, बंबई हो, कोई और जगह हो। आपके राज्य में महिलाओं की सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, मैं सोचता हूं कि मध्य प्रदेश के बाद सबसे खराब स्थिति अगर महिलाओं की कहीं है तो छत्तीसगढ़ में, ये राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार। आप ये बताते हुए मुझे लज्जा लगती है कि झलियामारी एक बालिका आश्रम है, 5 साल की बच्चियां, 5 से 12 साल की बच्चियां, उनके साथ पिछले 5 सालों से लगातार बलात्कार हुआ। इसकी जांच हुई, पड़ताल हुई और इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। आपके पास कोई सोल्यूशन है इसका? अगर आप आते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, सरकार हमेशा इकबाल से चलती। आप हर व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता, पर जब मालूम रहता है कि शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी चीजों को सहन नहीं करेगा, तो हर गांव में वो पहुंच गया, हर गांव में उसका इकबाल पहुंच गया। उसको मैं डर नहीं कहता। उर्दू के इकबाल शब्द का कोई हिंदी का बहुत अच्छा पर्याय नहीं, इसलिए इकबाल ही कह रहा हूँ। इकबाल जो एक आपका एक इम्प्रेशन है, जनरल इम्प्रेशन, वो हर गांव तक पहुंचना चाहिए। जब मालूम है कि देखिए, घुड़सवारी है, जो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो एक घुड़सवार है और नौकरशाही घोड़ा है। घुड़सवार के बैठते ही घोड़ा समझ जाता है कि इसकी जांघों में कितना दम है। तो रमन सिंह जी ऐसे घुड़सवार हैं कि घोड़े को पता चल गया है कि मैं जहां चाहे इसको गिरा सकता हूं। एक और फैक्टर है जिससे आपको परेशानी पैदा हो सकती है अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, और उसका नाम है महंगाई। महंगाई एक ऐसी चीज है जिससे कि देश में लोग परेशान हैं। अगर आप फाइनेंशियल इंडेक्स देखें, रुपए की गिरती वैल्यू देखें, तमाम तरह की जो भी चीज देखें, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, वो चीज आपको यहाँ कितना नुकसान करेगी? देखिए, महंगाई के विषय में मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज अगर देश सबसे ज्यादा परेशान है तो महंगाई से है, और आम आदमी सबसे परेशान है तो महंगाई से है। पर समस्या ऐसी है कि कोई एक सरकार या एक व्यक्ति इसका हल नहीं निकाल सकता। जो $30 का क्रूड ऑयल आपको मिलता था, अगर आज आपको $150-200 में मिल रहा है,
तो 5-6 गुना तो यही बढ़ गया। आपके यहाँ डीजल नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता, और डीजल पेट्रोल के बिना इकोनॉमी चलती नहीं है, तो महंगाई तो इसलिए पूरे ग्लोबल जो रिसेशन हुआ, अमेरिका जैसा राष्ट्र, चीन जैसा राष्ट्र, जापान जैसा राष्ट्र, आज उनकी रेट ऑफ ग्रोथ हमसे कम हो गई। वहां भी न जाने हजारों लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, रोजगार से बाहर कर दिए। मनमोहन सिंह को तो वो भी गुरु मानते थे अपना, और मनमोहन सिंह अभी चेलों से भी पीछे हैं आजकल। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि ये समस्या का हल हम सबको मिलजुल कर, राज्य की क्या जवाबदारी है? कालाबाजारी रोकते हैं। कोई बीजेपी की सरकार ने किसी बड़े व्यापारी के यहाँ छापा मारा छत्तीसगढ़ में, एक बता देना मन सिंह। जोगी जी, इस वक्त 2 मॉडल हैं देश के सामने, आपने भी सुना होगा। एक रागा मॉडल है, यानी राहुल गांधी का मॉडल, और दूसरा है नमो मॉडल, नरेंद्र मोदी का मॉडल। तो आपको क्या लगता है, आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? नरेंद्र मोदी की इस वक्त हवा दिखाई देती है, चारों तरफ उनके बयान छप रहे हैं, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये नमो नाम का कोई एक तूफान है जो कि रागा को हिला सकता है? देखिए, मुझे माफ़ करें, मैं नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, हम दोनों एक साथ प्रवक्ता थे, तब से हमारी मित्रता है, पर मैं उनको गुजरात के बाहर का नेता आज भी नहीं मानता। कर्नाटक में प्रचार करने गए थे, मैंने जगह देखी, जहाँ जहाँ उन्होंने भाषण दिया वहाँ वहाँ जमानत जब्त हुई। उनको अभी भी अपने आप को पैन इंडियन, पूरे भारत का नेता स्थापित करना है, इसका सबूत देना है। लोगों ने बढ़ा दिया, आपकी फेसबुक ने बढ़ा दिया, आपके ट्विटर ने बढ़ा दिया, आपका एक ऐसा मध्यम वर्ग है अभिजात जो कभी वोट देने नहीं जाता, उसने बढ़ा दिया, इन लोगों ने बढ़ा दिया है, इसको मैं सहमत हूँ इससे। पर अभी भी जिस तरह से पैन इंडियन व्यक्तित्व सोनिया जी का है या राहुल जी का है, वैसा व्यक्तित्व तो उनका नहीं है। मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ के रिजल्ट को वो प्रभावित कर दें, या मध्य प्रदेश के रिजल्ट को वो प्रभावित कर दें 10, 20, 25 सभा लेकर, तो हम कहेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ में उनका असर हुआ। मैं चुनौती के साथ कहता हूं। राहुल गांधी क्या प्रभावित कर सकते हैं? क्योंकि राहुल गांधी भी जहां जहां जाते हैं पार्टी हारती है। कई जगह ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, वहाँ क्या परिस्थितियाँ थी कांग्रेस की, हमारी स्थिति बहुत ही खराब थी, उससे उभर कर आना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी राहुल जी ने एक आधार तैयार कर दिया, एक स्तंभ तैयार किया है, जिसके इर्द गिर्द हम लोग अब अपनी इमारत को खड़ा कर सकते हैं। पर इन राज्यों में तो, जहाँ कर्नाटक में तो उनका राज्य था, छत्तीसगढ़ में तो उनका राज्य है, मध्य प्रदेश में तो उनका राज्य है, यहाँ वो अपनी ताकत दिखाए ना, और यहाँ के रिजल्ट को प्रभावित करके बताएं, तब हम मानेंगे कि गुजरात के मुख्यमंत्री जी देश के भी नेता हैं। अन्यथा मैं उनको देश के नेता अभी नहीं मानता हूं। और एक बुनियादी फर्क है दोनों की अप्रोच में। नरेंद्र मोदी जी की अप्रोच जो है वो विकास 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 विकास, और राहुल गांधी जी की जो अप्रोच है उसमें सबसे पहले गरीब का ख्याल रख। इनकी अप्रोच जो है वो उच्च वर्ग के लोगों की और मध्यम वर्ग में भी उच्च मध्यम वर्गीय लोगों को लाभ उठाने की, और वो ये सोचते हैं नरेंद्र मोदी जी, जैसा मैं उनको समझता हूं, कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। पैसा बहुत जब देश में आ जाएगा तो नीचे तक पहुंचेगा, गरीब तक भी पहुंच जाएगा। राहुल गांधी जी ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं ये देश की हालत ऐसी है कि गरीब के तरफ व्यक्तिगत ध्यान देना जरूरी है, आदिवासी की तरफ, दलित की तरफ, पिछड़े की तरफ, सामान्य वर्ग का गरीब है उसकी तरफ अगर आप जब तक विशेष ध्यान नहीं देंगे, तब तक देश में कितनी प्रगति हो जाए, जीडीपी आपकी 10 हो जाए, 11 हो जाए, 20 हो जाए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा राहुल जी मानते हैं। वो ये नहीं कहते कि जीडीपी ना बढ़ाए। एक लेकिन फर्क जो सामने आता है वो ये है कि एक है पॉलिटिकल डायनेस्टी और दूसरा है एक नीचे से उठकर आया हुआ व्यक्ति। ये भी 2 अलग अलग चीज़ हैं। और पॉलिटिकल डायनेस्टी पर तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस में एक परंपरा रही है कि लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। गांधी परिवार ने भी ऐसा ही किया, आपने भी ऐसा ही किया, आपने भी अपने बेटे को आगे बढ़ाया, पत्नी को आगे बढ़ाया। तो एक क्या आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है पॉलिटिकल डायनेस्टी वर्सेस कॉमन मैन, हालांकि नारा आपका है कॉमन मैन वाला। देखिए, डायनेस्टी शब्द लोकतंत्र में बिल्कुल अप्रासंगिक है। डायनेस्टी के आप हो जाएं, पर अगर आप चुनाव नहीं जीत सकते तो क्या मतलब है? आपको लोगों का
विश्वास हासिल करके ये सिद्ध करना पड़ेगा। तो जब जनता किसी को चाहेगी, चाहे वो बेटा होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात, डायनेस्टी की बात करते हैं आप, जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, जब एक वकील का बेटा वकील बनता है, जब एक व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है, तब तो हम लोग डायनेस्टी की बात नहीं करते हैं। उद्योगपति का बेटा उद्योगपति बनता है। अगर मेरे बेटे को आगे बढ़ना है तो उसे सिद्ध करना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा, नेतृत्व क्षमता दिखानी पड़ेगी। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। पितृधर्म का हमने पालन कर दिया, अब उसमें अगर योग्यता होगी तो कुछ बनेगा और योग्यता नहीं होगी तो नहीं बनेगा। आखिरी सवाल आपसे, जो मैदान के बाहर जो लोग रहते हैं, पॉलिटिकल पंडित्स जिन्हें हम कहते हैं, वो भविष्यवाणियां करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं कि क्या होगा, और जो अंदर जो खिलाड़ी होते हैं उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल अलग होती है। कई बार आप मैदान में खेल रहे हैं, आप खिलाड़ी हैं, आपकी अपनी भविष्यवाणी क्या है छत्तीसगढ़ को लेकर, योर प्रेडिक्शन? देखिए, छत्तीसगढ़ में हम लोग बहुत अच्छे बहुमत से जीते हैं और इस समय भाजपा में बेहद बेचैनी है। जितनी प्रसन्नता हम लोगों में है उतनी ही बेचैनी वहाँ। और यही बात वो भी कहते हैं आपके बारे में। उनका हक है, कोई भी राजनीतिज्ञ तो ये कहेगा। कौन राजनीतिज्ञ है जो कहेगा कि मैं हार रहा हूँ? कौन राजनीतिज्ञ है जो ये कहेगा कि मेरी सरकार वापस नहीं आने वाली? सीटों की कोई प्रेडिक्शन करना चाहेंगे आप? नहीं, उसके लिए तो सच में ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा, पर हम बहुमत जरूर पाएंगे। जोगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। आज का सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? ए साल 1998, बी साल 2000 या सी साल 2002? आप हमें अपने जवाब SMS के जरिए भेज सकते हैं, जिसके लिए आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर लिखिए BBV, फिर एक स्पेस दें और उसके बाद अपना ऑप्शन लिखकर भेज दें 57575 पर। लकी विजेता को मिलेगा शनिवार को होने वाले जी मीडिया के शो इंडिया का एजेंडा में हिस्सा लेने का मौका।